मीर साहब ज़रा यहीं से बात चलने शुरू कर लेते हैं। अहमद फराज अभी हमें बता रहे थे, हम वज़ीर इत्तलात पंजाब का भी निगरान वज़ीर इत्तलात का बयान भी चला रहे थे। क्या मज़े का खेस सी बात नहीं है? बार बार बताया जा रहा है ऑपरेशन करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कौन छुपा बैठा है। जब ऑपरेशन का इतने दिन से कहा ही जा रहा है तो कौन छुप के एक्चुअली बैठा होगा ज़मान पार्क में, या अगर कोई मवाद या सब्सटेंस भी होगा तो अब तक इधर उधर सब कुछ इंक्लूडिंग लोग भी इधर उधर हो गए मतलब होंगे। ये तो ऑलमोस्ट वार्निंग ही हो गई ना कि पहले ही बता दें कि ये होने वाला है, कुछ कर लो। ये जो आपने मुझे सवाल किया है, दोनों ने, अब्दुल्ला साहब ने भी और हुमा साहब ने भी, तो आपके सवाल में एक जवाब मौजूद है। देखिए, जो अहमद फराज साहब वहाँ पे मौका पर मौजूद हैं और उन्होंने जिस सराहत के साथ आपको सूरत हाल से आगाह किया है, तो मेरे लिए तो जो अहमद फराज की गवाही है वो इसलिए बड़ी अहम है कि अहमद फराज ना तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा हैं और ना ही वो पंजाब की निगरान हुकूमत के नुमाइंदा हैं, ना ही वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा हैं। वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी भी कोई आम सहाफ़ी रिपोर्टर नहीं है, बल्कि क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन पर एक ज़बरदस्त किस्म की किताब के मुसन्निफ भी हैं। और उन्होंने जो भी आपके साथ बात की है वो आंखों देखा हाल बयान किया है। तो कल भी मैंने बहुत से जो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे ज़मान पार्क में मौजूद थे, मैंने कल उनकी भी गुफ्तगू सुनी थी। वो सब यही बात कर रहे थे जो कि मज़ीद तफसील के साथ अहमद फराज ने आपको बताई। तो अब इसमें मेरा ख्याल है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मज़का खेज़, ये बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। क्योंकि अब अगर ज़मान पार्क जो है वहाँ पर बकौल शख्स से उल्लू बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जब उल्लू बोल रहे हैं तो कैसे आप यहाँ पे वो 30 या 40 दहशतगर्दों को आगे तलाश करेंगे, 400 पुलिस वाले भी साथ होंगे। इसमें दो बातें हैं बड़ी अहम। पहली बात तो यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे थे, कल उन्होंने किसी को कहा कि ये जो 9 मई है ना, ये तहरीक इंसाफ का 9/11 है। और जिस तरह 9/11 के बाद पूरी दुनिया तब्दील हो गई थी, तो 9 मई ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। अब अफसोस की बात यह है कि हमें तो ये नजर आ रहा है कि वाकई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन जो पंजाब के जो इस वक्त केयर टेकर्स हैं, शायद उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही। ये जो वाकया 9 मई का, ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। और ऐसे ही वाकयात जैसे कि लाहौर में हुए हैं, ऐसे ही वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, ऐसे ही वाकयात जो हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं, कोयटा शहर में गोलियां चली हैं, और आपके कराची शहर जो है वहां पे भी ये वाकयात हुए हैं। लेकिन अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने सारा फोकस जो है ना वो लाहौर पे किया हुआ है कि जी यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जबकि मीडिया कुछ और कह रहा है, अहमद फराज कुछ और कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं। इसमें एक चीज का बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स, खास तौर पे पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, इसको अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इनका असल मकसद ये था कि इन्होंने यहाँ पे सूबे में इलेक्शन करवाना था, और अब 22 अप्रैल के बाद जो इनकी जो आईनी हैसियत है वो काफी मशकूक हो चुकी है, और अभी भी ये इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं। तो इनको इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के तौर पे बिहेव करना चाहिए, सुल्तान राय या जगह डाकू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से, इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ यकसा सलूक करे। लेकिन एक 9 मई का एक इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया तो हो गया है, अब आपने उसकी सजा भी देनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट करेंगे एक लीडर के घर को, तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपने डे टू डे अफेयर्स तो चलाने हैं पंजाब के, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं और आप अपने साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे बहुत से वाकयात जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, वहां पे कोई फोकस नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा को सुप्रीम कोर्ट भी फोकस नहीं करता, और खैबर पख्तूनख्वा को ये जो फेडरल गवर्नमेंट है और वहां की अपनी हुकूमत है वो भी फोकस नहीं कर रही। आपको पता है वहां पर तो जो FC का किला है उसको अटैक करके उसको जला दिया गया है, और जो वहां पे तोपे नस्ब थी वो तोपें उठा के दरिया में फेंक दी गई हैं। तो उसकी तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप गलत तरीके से इसको हैंडल करेंगे और जो बेगुनाह और मासूम लोग हैं उसको इसमें जबरदस्ती दहशतगर्द बना के इन्वॉल्व करेंगे, तो फायदा उन लोगों को होगा जो वाकई इन्वॉल्व हैं और जिनको वाकई सजा मिलनी चाहिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, अच्छा मीर साहब, लिटरली वहां पे मौजूद ही नहीं है लिटरली। मीर साहब, कल आपका हमने बड़े गौर से देखा सदर आरिफ अलवी के साथ इंटरव्यू, और उसमें सदर आरिफ अलवी का भी यही ओपिनियन था कि खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए 9 मई को जो कुछ हुआ, और बड़ी खुल के उनको करनी चाहिए।
चाहिए। क्या वजह है कि खान साहब मजम्मत नहीं कर रहे, और अगर वो कर लेते हैं लेट्स सपोज, तो आपको लगता है कि काफ़ी चीज़ें कूल डाउन हो सकती हैं अभी भी? और एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि दोबारा उनको खदशा था गिरफ्तारी का, तो वो कह चुके थे कि दोबारा पकड़ेंगे तो दोबारा वही रद्द अमल आएगा। सो वहां पे तो भी मुजम्मत वाला तो कोई ऐसी कोई वही माइंडसेट था उनका। देखिए, वो इसलिए खुल के मजम्मत करने की इखलाकी पोजीशन में नहीं है कि ये सारा जो मोमेंटम था, ये आग तो उन्होंने ही भड़काई थी ना। देखें, पिछले साल पहले उन्होंने 25 मई को कोशिश की, नहीं हुआ, लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, और उसके बाद फिर एक बयानिया बनाया गया जी कि इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और वो बस आएंगे और जनाब इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और बहुत से जो पीटीआई के रहनुमा हैं, खास तौर पे अली मीन गंडापुर, उन्होंने धमकियां दी कि हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद को टेक ओवर करेंगे। ये अली मीन गंडापुर का बयान मौजूद है। फिर उन पे इमरान खान साहब पे हमला हो गया। उसके बाद ख्याल था कि अब तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। फिर वो 26 नवंबर को पिंडी आए, दोबारा एक बड़ा मजमा इकट्ठा नहीं कर सके। फिर उसके बाद पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उनको ये पता चल गया कि हमारे पास जो असल स्ट्रेंथ है वो वही है 10-15 हजार जो हमारा हार्डकोर वर्कर है पूरे पाकिस्तान में, तो इन्हीं को हमने मोबिलाइज करना है। तो उसके बाद इन्होंने एक मंसूबा बनाया जो मेरी इतला के मुताबिक बाकायदा पेपर पर मौजूद था। और फिर आप मुराद सईद साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कि हमने आपको जो टारगेट दिए हैं तो उन टारगेट्स पे पहुंचे और बाहर निकले। और फिर शहरयार आफरीदी साहब ने कहा कि चलो जीएचक्यू की तरफ चलें। और उसके बाद एक हमारे पास बहुत सी हमने ऐसी एविडेंस देखी है जिससे पता चलता है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मंसूबा था। अब अगर इमरान खान साहब इसकी मजम्मत करते हैं तो उसके बाद मतलब ये होगा कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको चलती बस से नीचे फेंक दिया है धक्का देके, और तो ये काम तो उन्होंने खुद करवाया। अब आप देखें, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर जो अंदर दाखिल होने से पहले की 10-15 मिनट की जो वीडियोस हैं, अगर आप वो देखें तो दरवाजा बंद है। एक सवाल उठाया जा रहा है, आप लोग भी थोड़े दिन पहले उठा रहे थे कि जी वो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। भाई उन्होंने तो दरवाजा बंद किया हुआ था। वहां पे बाकायदा आर्गुमेंट हो रहा है, पीटीआई के इंतहाई पढ़े लिखे मर्द और खवातीन वो जो है दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको कहा जा रहा है कि जी प्लीज आप ऐसा ना करें। और फिर उन्होंने मजमे ने जोर लगा के दरवाजा जो है उसको तोड़ दिया, या ताला तोड़ दिया और खोल दिया। ऑर्डर ये था कि आपने इन पे गोली नहीं चलानी, और ये ऑर्डर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से आया हुआ था, जिसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। शुरू में सिर्फ 15-20 आदमी अंदर गए हैं, आप अगर पूरी वीडियो देखें, और वो कह रहे हैं दूसरों को आओ आओ अंदर। और उसमें हमारी बहुत सी मोजेस आंटियां जो हैं वो बड़ी एक्टिव थी कि आओ अंदर। उन आंटीज ने अपने जो रंगीन जो ग्लासेस हैं वो इधर बालों पे लगाए हुए थे और हाथ में डंडे पकड़े हुए थे, और वो बकायदा इंस्टिगेट कर रही हैं। तो वो एजेंसीज के लोग नहीं है। अब इमरान खान ने अपने इन तमाम वर्कर्स को, और खास तौर पे जो उसमें खवातीन बड़ी एक्टिव थी, उनको बचाने के लिए कहा जी कि ये एजेंसीज के लोग हैं। तो सबूत क्या है इमरान खान साहब के पास? तो इसीलिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल ये कहा कि आप एक कमीशन बना दें। अब आपके पास एविडेंस मौजूद है, हर तरह की एविडेंस मौजूद है कि ये कोई एजेंसीज के लोग नहीं थे, यही लाहौर और गिरदोनवा के इलाकों से आए हुए पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स थे। अब अगर आप कहेंगे जी वो कोई अफगानिस्तान से आया हुआ था, एक हमने दहशतगर्द पकड़ लिया, उसका ताल्लुक साबिक एमपी की वीडियो देख रहा था, फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला कराने में वो पेश थे। मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वीडियो एविडेंस। अच्छा, अब हम जी इस सूरत अगर आप जमान पार्क पे फोकस करें और आप कहें जो इमरान खान जो है उसके पास जाएगा कमिश्नर लाहौर 400 पुलिस वालों के साथ, इसका इनडायरेक्टली फायदा उन लोगों को होगा जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस मौजूद है। और इससे पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा। वैसे सिर्फ मीडिया पे थोड़ा सा एयर टाइम होगा, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं अब ये तो वक्त ही बताएगा। अब ये बता दीजिएगा अमीर साहब, व्हाट्स द फ्यूचर फॉर इमरान खान साहब? शमागोइयाँ आपको पता है बहुत सी होती हैं, ये भी कहा जाता है कि अभी उन्हें ऑप्शन दे दी गई है कि या तो अपने मुकदमात का सामना करें, और मुकदमात का सामना भी शायद उन्हें सिविल अदालतों में ना करना पड़े, या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं। कितनी हकीकत होती है इन अफवाहों में? देखिए, इमरान खान साहब को ना स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर आने की जरूरत है। उनको अभी भी यकीन है, वह अभी भी अपने करीबी लोगों से बात कर रहे हैं, और ये मुझे पर्सनली पता है इस बात कि इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का ये उबाल है, और 10-15 दिन के बाद ये हुकूमत ऐसी गलतियां करेगी कि जिसके नतीजे में मुझे दोबारा फ़ायदा होगा,
और मामलात ठीक हो जाएंगे। और अभी लोग खौफ और हरास की वजह से ज़मान पार से दूर भाग गए हैं, लेकिन हुकूमत की गलतियों से लोग दोबारा मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो इस वक्त टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि इलेक्शन आज नहीं तो कल हर सूरत में होगा और हम इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करेंगे। इंतजार क्या, इमरान खान साहब के एतमाद की वजह क्या है? की स्ट्रेंथ है ना, वो मकबूलियत है जिसका बहुत से लोग ढिढोरा पीटते हैं कि जी वो बड़े मकबूल हैं, ना ही उनके पास कोई मैनिफेस्टो है, ना ही उनके पास कोई प्रोग्राम है कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की शाहराह पे कैसे डालेंगे। क्या है उनके पास, स्ट्रेंथ क्या है? इस हुकूमत की और ख़ास तौर पे पंजाब की निगरान हुकूमत की गलतियां और ब्लंडर्स, अभी तक जो उनको स्ट्रेंथ मिली है वो क्या है? अभी तक देखे ना कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने बयानिए को खुद ही अपने ही पांव तले रोन डाला, अपने ही पांव पे बार बार कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ये दोबारा हुकूमत उनको आगे रेस्क्यू करती है। कभी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मूंछों को ताव देते हुए आते हैं और कहते हैं मैं ये इमरान खान को बलोचिस्तान की मच जेल में भिजवा दूंगा, वो एक फौरन मजलूम बन जाता है। और बलोचिस्तान के लोग कहते हैं यार आपने हमारे सूबे को कोई कत्लगाह समझा हुआ है कि जहां पे आप इमरान खान को भेज देंगे। कभी कोई कहता है जनाब के इमरान खान जो है उसकी सियासत खत्म हो चुकी है और वो कभी नहीं आई। भाई आप उसको जेल में तो डाल नहीं सके, आप उसके खिलाफ ये अल-कादर ट्रस्ट केस का जो मुकदमा है उसको चला नहीं सके। अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि अल-कादर ट्रस्ट केस में जो शरीक मुल्ज़मान है इमरान खान के, उनको बचाने के लिए इसी हुकूमत के लोग जो हैं, हुकूमत के बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। और ये परसों मेरी इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात हुई और मैंने जब ये उनसे सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। तो आप पहले अपने अंदर कंसेंसस तो पैदा करें। ये सबसे ज्यादा कहते थे जी तोशा खाना की घड़ियां चोरी की है इमरान खान है, किधर गया वो तोशा खाना वाला केस? फिर अब ये अल-कादर ट्रस्ट केस आ गया। मैं आपको ये डिस्क्लोज कर रहा हूं कि उनके इमरान खान के शरीक मुल्ज़मान को बचाने के लिए हुकूमत की अहम शख्सियात जो हैं वो एक्टिव हैं। तो फिर क्या आपके पास रह क्या गया? आपके पास ये रह गया ये जो 9 मई के वाकयात हैं। तो इसमें अगर आप जबरदस्ती इमरान खान को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा आपसे सवाल करेगा कि इमरान लेकिन खान इसमें को जबरदस्ती कैसे इन्वॉल्व करेंगे? मेरी बात सुने मीर साहब, एक पूरे साल की ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग कैंपेन, जैसा कि आप कह रहे हैं पेपर पे प्लानिंग थी, इमरान खान साहब को पता नहीं था कि उनको गिरफ्तार होना है तो ये क्या प्लानिंग हो रही है? इसमें जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी फिर? नहीं देखें, आप अगर ज़मान पार्क में घुस के और अब आपको अहमद फराज साहब कह रहे हैं कि वहां कोई भी नहीं है, लेकिन अगर पुलिस वहां पे जाके और 10-15 बंदे पेश कर दे कि जी ये बंदे पकड़े हैं हमने, तो फिर क्या आप या मैं या अहमद फराज वो इस पोजीशन में होगा कि हम कहेंगे जी हाँ जी सही बंदे पकड़े हैं? हम तो यही कहेंगे ना गलत बंदे पकड़े हैं। उसका फायदा किसको होगा? उसका इमरान खान को होगा। तो इमरान खान का जो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 1 साल का, वो आपके पास मौजूद अच्छा, है। मुख्तसरन अब ये बता उसको- दीजिए मीर साहब, और कितने लोग पीटीआई छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले दिनों में? पीटीआई छोड़ के बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन मैं इस अमल की बिल्कुल हमायत नहीं करता। मैं आई विटनेस हूँ। मेरे सामने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी, मुस्लिम लीग नून को तोड़ के। मेरे सामने इसी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई थी। वो पैट्रियट तो जो है वो अब पता नहीं किधर गई, और उस पैट्रियट के बहुत से लोग जो है वो फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए। तो ये जो पीटीआई है, ये पीटीआई के अंदर से एक पीटीआई हकीकी या पीटीआई काफ एक बरामद करने की कोशिश की जाएगी। अभी बिल्कुल इन लोगों पे प्रेशर है, सिर्फ हुकूमत का प्रेशर नहीं है, इन पे सोशल प्रेशर भी है, क्योंकि ये अपने मिलने जुलने वालों के पास भी जाते हैं ना तो बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं। मुझे खुद जो 2-3 लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी है, मैंने उनसे पूछा है कि यार आप तो बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, मेरा ख्याल था कि आप तो इस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा भी हम अपने घर वालों का कैसे सामना करें? हमारे घर वाले कहते हैं अभी कि आपने ये क्या करवा दिया है। तो जब वो हमने कहा कि भी हम तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्होंने कहा छोड़ो इस पार्टी को, हमने इस पार्टी में नहीं रहना। तो ये पीटीआई के लिए एक डायलमा है। इसीलिए 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9/11 करार दिया जा रहा है। और 9/11 के बाद काफी अरसा कोशिश की थी अलकायदा ने और उसामा बिन लादेन ने सर्वाइव करने की, बट अल्टीमेटली तो सर्वाइव ही ना कर सके। चलिए जी, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सर्वाइव करता है और कौन नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मीर साहब। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया। अभी हम हैव अ गुड डे भी नोटोरियस हो गए कसम अब से। ये ऐसी बातें ना किया करें। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, हैव अ गुड डे। खबरदार जो किसी ने कहा किसी को हैव अ गुड डे और गुड टू सी यू, और बल्कि हैप्पी भी ना हो किसी को मिलके, बहुत बुरी बात है। ये अच्छी चीज़ों में नहीं शामिल होती। अब पता नहीं क्यों बिला वजह किसी को कह देना गलती से भी हैव अ गुड डे तो जहन उसी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह ही रहेगा।